वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में जिस प्रकार से पद के क्रम को अनिवार्य तत्व माना जाता है, उसी प्रकार से अन्वृत्ति को भी अनिवार्य तत्व के रूप में माना गया है। अन्वृत्ति वाक्य में संज्ञा शब्द के लिंग, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार जब अन्य पदों का भी स्वरूप निर्धारित होता है, तब इसे अन्वृत्ति कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संज्ञा शब्द में जो लिंग, पुरुष आदि जो व्याकरणिक कोटि के अनुसार से लगाए जाते हैं, और जब अन्य शब्द भी का स्वरूप भी उसके अनुसार से परिवर्तित होता है, तो उसे अन्वृत्ति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण का तथा संबंध कारक का संबंधी से अन्वय होता है। अन्वृत्ति का प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है। पहला, कर्ता, कर्म तथा क्रिया के बीच अन्वृत्ति। यदि कर्ता और कर्म के बाद प्रसर्ग का प्रयोग न हुआ हो, तो क्रिया की अन्वृत्ति कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे लड़के खाना खाते हैं, लड़कियां खाना खाती हैं। यहाँ कर्ता और कर्म के बाद में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए क्रिया जो है वह उसका लिंग, वचन वह कर्ता के अनुसार से हो रहा है। यदि कर्ता प्रसर्ग रहित हो और कर्म के साथ प्रसर्ग का प्रयोग हुआ हो, तो भी क्रिया कर्ता के अनुसार से होगी। जैसे बच्चे गुड़िया को सुला रहे हैं, लड़कियां गुड़िया को सुला रही हैं। यहाँ पर कर्म के साथ प्रसर्ग का प्रयोग है, परंतु फिर भी जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार से हो रही है। यदि कर्ता प्रसर्ग युक्त हो और कर्म या पूरक के साथ प्रसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो, तो क्रिया की अन्वृत्ति कर्म या पूरक के अनुसार से होगी। जैसे शीला ने फल खाए, मोहन ने फल खाए। यहाँ पर कर्ता के साथ में प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसीलिए क्रिया कर्म के अनुसार से है। यदि कर्ता और कर्म दोनों के बाद प्रसर्ग हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी। यहाँ अन्वृत्ति निरपेक्ष होती है, यानी ना तो कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार से। जैसे अध्यापक ने छात्रों को बुलाया। यहाँ पर अध्यापक और छात्र यानी कर्ता और कर्म दोनों के साथ प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी लेते हैं कर्ता। अध्यापिका ने छात्राओं को बुलाया। यहाँ पर भी क्रिया जो है वह ना तो कर्ता के अनुसार से है और ना ही कर्म के अनुसार से। कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों, तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर तीनों जो है वह लड़कों का नाम है, और इसलिए यह तीनों बहुवचन के रूप में है, और इसी कारण से जो है क्रिया वह बहुवचन में आई है। फिर देखें स्त्रीलिंग में मधु, शीला और मीरा फिल्म देखने जाएंगी। यहाँ पर तीनों स्त्रीलिंग के कर्ता हैं, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग के बहुवचन के अनुसार से है। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं, तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार से बदलती है। जैसे मोहन, सोहन या गीता जाएगी। गीता मोहन या सोहन जाएगा।
यहाँ पर पहले वाक्य में अंतिम जो कर्ता है वह गीता है, इसीलिए क्रिया उसके अनुसार से जाएगी हुआ है। और दूसरे में सोहन अंतिम कर्ता है, इसलिए उसके अनुसार से क्रिया जाएगा हुआ है। वहीं अगर कहें गीता, मोहन या माताजी जाएंगी, माताजी के साथ में आदरसूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहाँ पर जाएंगी लगा है। कर्ता के विभिन्न संज्ञाओं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो है वह बहुवचन और से सभी संज्ञा के शब्द जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो क्रिया है वह पुल्लिंग बहुवचन में है। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहाँ कौन बैठा है, अगर कर्ता के बारे में नहीं जान रहे हैं तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है: पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे आप, वे और हम लोग फिल्म चलेंगे, तो पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। और तीनों के बहुवचन हैं, इसलिए और अंतिम के अनुसार से है चलेंगे। दूसरा उदाहरण है तू, मदन और मैं गाना नहीं गा सकती। यहाँ पर भी जो है वह मैं अर्थात यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए वह जो बोलने वाली है उसके अनुसार से वह क्रिया है नहीं गा सकती। संज्ञा सर्वनाम अन्विति। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार से होते हैं जिनके लिए वे प्रयुक्त हुए हों। जैसे उत्तम मेरा भाई है, वह मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पर जो सर्वनाम है वह उत्तम के लिए यूज हुआ है, इसलिए उत्तम के अनुसार से कहेंगे। उत्तम अगर उदाहरण कहते हैं उत्तम मेरा भाई है, वह मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है, तो वह सर्वनाम उत्तम के लिए प्रयोग हुआ है, तो यह उसके अनुसार से ही प्रयुक्त हुआ होगा। दूसरा उदाहरण अगर लें, कहें चारों लड़कियां 10वीं कक्षा में हैं पर ये मेरे विद्यालय में नहीं पढ़ती। यहाँ पर चारों लड़कियों के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है, उस अनुसार से फिर आगे लें विशेषण विशेष्य की अन्विति। आकारांत विशेषण विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं, अन्य सभी एक समान रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कह सकते हैं मोटा लड़का, मोटी लड़की। इसमें आकारांत विशेषण जो है वह विशेष्य के अनुसार से बदला है, बाकी शेष में वह समान रहता है। जैसे उत्साही नवयुवक, उत्साही युवतियाँ। यहाँ आकारांत नहीं है तो यह पूर्ववत जैसे समान रहता है वैसे है। सफ़ेद कमीज, सफ़ेद कागज। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण
निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वयी होता है। जैसे छोटे बड़े बच्चे और बच्चियाँ, यहाँ छोटे बड़े विशेषण व बच्चे के अनुसार से है। वहीं दूसरा उदाहरण ले, छोटी बड़ी बच्चियाँ और बच्चे, इसमें छोटी बड़ी विशेषण जो है वह बच्चियों के अनुसार से है। संबंध संबंधी अन्वयी। संबंध कारक का लिंग वचन संबंधी के अनुसार से होता है। जैसे यह राम का भाई है, ये राम की बहनें हैं। यहाँ पर जो संबंध का कारक है वो उसका लिंग वचन जो है वह संबंधी के अनुसार से हो रहा है, यानी कि परिवर्तन जो है वह बहने के अनुसार से ये और हैं है, यहीं यहाँ पर भाई के अनुसार से यह और है। इसके बाद है वाक्य के अंग। संरचना के धरातल पर वाक्य के दो प्रमुख अंग या घटक माने गए हैं, कर्ता और क्रिया। छोटे से छोटे पूर्ण वाक्य में भी कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग होते हैं। जैसे वह गया, कर्ता और क्रिया दोनों है। मैंने पढ़ा, यहाँ भी कर्ता और क्रिया है। कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना की दृष्टि से पूर्ण वाक्य बनता है और अपने निश्चित अर्थ को प्रकट करने में वह वाक्य सक्षम होता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया वाक्य के प्रमुख दो अंग माने गए हैं। कुछ शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इनसे वाक्य का कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे मैं कल वनीता के साथ बस से घूमने जाऊंगी। ये ऐच्छिक घटक यदि वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो अनिवार्य अंगों के सहायक बनकर ही आते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो अंग हैं। उद्देश्य, इसके अंतर्गत मुख्य पद कर्ता और कर्ता को विस्तार देने वाले घटक यानी विशेषण और विशेषण पदबंध आते हैं। फिर विधेय, इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया या क्रिया पदबंध तथा उसके विस्तारक घटक आते हैं। क्रिया का विस्तार करने वाले ये घटक कर्म, कर्म का विस्तार विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक या पूरक का विस्तार विशेषण हो सकते हैं। टिप्पणी, पदबंध वाक्य में ही एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करने वाले पदों के पद समूह को पदबंध कहते हैं। अर्थात पदबंध जो है वह वाक्य में एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करने वाले पदों के समूह जो हैं वह पदबंध हो सकते हैं। जैसे कि छोटा लड़का घर जाता है, यहाँ पर छोटा लड़का संज्ञा पदबंध है। मेरा छोटा भाई आज आएगा, यहाँ पर मेरा छोटा यह विशेषण पदबंध है। यह एक ही प्रकार को करने वाले पद समूह हैं। यानी जैसे इसमें संज्ञा के पदबंध के रूप में है वह लड़का छोटा दोनों मिल करके संज्ञा का पदबंध बना है। वैसे ही मेरा छोटा और यहाँ पर वह भाई के लिए मेरा छोटा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। विभिन्न उदाहरणों से वाक्य के अंगों को समझा जा सकता है। बच्चों ने मारा, बच्चों ने कर्ता और मारा क्रिया। यहाँ बच्चों ने उद्देश्य और मारा विधेय। उन दोनों बच्चों ने मारा,
यहाँ पर उन दोनों विशेषण है जो उद्देश्य का विस्तार कर रहा है। फिर कल उन दोनों बच्चों ने मारा, यह क्रिया विशेषण जो विधेय का विस्तार कर रहा है। कल उन दोनों बच्चों ने लड़के को मारा, यहाँ पर जो है कर्म विधेय का अंग है। और अगर यह कहें कल उन दोनों बच्चों ने मेरे छोटे लड़के को मारा, यहाँ पर लड़के का विशेषण कर्म का विस्तार है, जो है मेरे छोटे, वह कर्म का विस्तार है। फिर अगर कहें कल उन दोनों बच्चों ने मेरे छोटे लड़के को गेंद से मारा, यह अन्य कारकीय पद है जो विधेय का अंग माना गया है, किस चीज़ से मारा। वहीं अगर कहें कल उन दोनों बच्चों ने मेरे छोटे लड़के को बड़ी गेंद से मारा, तो यह गेंद का विशेषण है जो अन्य कारकीय पद का विस्तार माना गया है। इस प्रकार से हम लोग जो है वह उद्देश्य तथा विधेय के विस्तार को अच्छी तरह से जो है उदाहरण के अनुसार से वह पढ़कर देखेंगे। इसमें आगे भी जो है वह भाग है, वह है कि जैसे कहते हैं मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी। इसके बाद में है उदाहरण है उसने आज सुबह उठकर दूध पिया, वह कई दिनों से बहुत बीमार है। फिर अगर कहें यह भी उदाहरण में आता है, यह इसमें भी उद्देश्य और विधेय में विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार से उदाहरण जो है वह आगे यह तालिका है, इस तालिका में यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें इन्हीं उदाहरणों के बारे में है। जैसा कि पहले उदाहरण में है कि मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, यहाँ मैंने मुख्य पद है, आज क्रिया विशेषण है, आपकी लिखी वह विस्तार है, कर्म का विस्तार है, और किताब पूरक शब्द है, और पढ़ी मुख्य क्रिया है। फिर दूसरा उदाहरण है उसने आज सुबह उठकर दूध पिया, तो उसने मुख्य पद है, आज सुबह उठकर क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का क्रिया का विस्तार कर रहा है, और दूध मुख्य पद है जिसे पिया, और पिया क्रिया है। तीसरा वाक्य है जो यहाँ पर था वह है वह कई दिनों से बहुत बीमार है, तो वह मुख्य पद है, कई दिनों से क्रिया का विस्तार है क्रिया विशेषण के रूप में, और बहुत यह कर्म का विस्तार है, और बीमार मुख्य पद है, और है क्रिया है। फिर अगर कहें यहाँ पर कहा गया है जैसे सभी लोगों ने उस अद्भुत दृश्य को देखा, तो सभी वह उद्देश्य का विस्तार है, और लोगों ने मुख्य पद है, और उस अद्भुत वह कर्म का विस्तार है, और दृश्य को यह मुख्य पद है, और देखा मुख्य पद क्रिया है। फिर कहें वह लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ने की सोचती, यहाँ पर वह उद्देश्य का विस्तार है, मुख्य पद लड़की है। फिर कहें बिल्कुल नहीं, यह क्रिया विशेषण है जो क्रिया का विस्तार है, और पढ़ने की यह अन्य कारकीय पद का मुख्य पद है, और सोचती यह क्रिया का मुख्य पद है। महात्मा गांधी ने साधना से इस देश को आज़ाद करवाया, तो यह महात्मा गांधी ने, यह महात्मा उद्देश्य का विस्तार है, गांधी ने मुख्य पद है, साधना से यह क्रिया विशेषण है, कठिन प्रयास से, योग से, साधना से, तो वह क्रिया विशेषण है जो क्रिया का विस्तार है। इस वह कर्म का विस्तार है, मुख्य पद है कर्म का, वह है देश को आज़ाद, और क्रिया के रूप में मुख्य पद जो है वह है करवाया।
फिर है देश की एकता सदा बनी रहे। यहाँ पर देश की यह उद्देश्य का विस्तार है। एकता मुख्य पद है। सदा वह क्रिया का विस्तार है, क्रिया विशेषण है। और बनी रहे वह क्रिया है। फिर है वीर भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। यह वीर वह उद्देश्य जो है का मुख्य पद भगत सिंह, उसका विस्तार है वीर। हंसते हंसते क्रिया विशेषण है जो क्रिया का विस्तार है। अन्य कारकीय पद के रूप में विस्तार जो है वह अपने, और मुख्य पद कारकीय पद में वह है देश के लिए। फिर कर्म के विस्तार में अपनी है और मुख्य पद के रूप में जान है जो दिया उन्होंने, और दे दी यह मुख्य पद क्रिया है। इस प्रकार से हम लोग तालिकाबद्ध करके उन शब्दों का अभ्यास करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, और इसे अलग अलग करने के बारे में वह जो अभ्यास है वह आपके परीक्षाओं में काम आएगा। आगे के अंक में पूर्णांग, अल्पांग तथा वाक्य से संबंधित अन्य बातें होंगी। धन्यवाद।